एनाबेल जैसी एक और खतरनाक डॉल जिसके अंदर सबसे खतरनाक आत्मा को कैद किया गया था। लेकिन एक पागल रिपोर्टर ने सिर्फ ट्रेंडिंग न्यूज बनाने के लिए उस डॉल को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से पूरा गांव ही कर्स हो गया। इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ कैथलिक फादर और प्रीस्ट को दिखाते हुए, जो एक लेडी को बांधकर उसके ऊपर रिचुअल कर रहे थे। प्रीस्ट और गांव वालों का मानना था कि इस लेडी की बॉडी में कई सारी काली आत्माएं घुस चुकी हैं और सबसे अच्छा होता है किसी भी आत्मा या भूत प्रेत को खत्म करने का कि उसके होस्ट के बॉडी को जला दिया जाए। प्रीस्ट और फादर मिलकर वही चीज करते हैं और उसकी बॉडी को जिंदा जला देते हैं। लेकिन प्रीस्ट ने एक और चीज की कि वो एक डॉल लेकर आ जाता है। उसने कुछ मंत्र पढ़ के उस लेडी में मौजूद बुरी आत्मा को उसके अंदर कैद कर दिया और तब से ही उस डॉल के बारे में पूरे गांव में कथाएं प्रचलित हैं। इन चीजों को अब यहाँ कुछ साल बीत जाते हैं। हमें तो जेरी नाम का एक रिपोर्टर दिखाया जाता है जो किसी भी तरीके से छोटे मोटे काम करके सरवाइव कर रहा है। जेरी इससे पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और फेक न्यूज फैलाता था। इन चीजों की वजह से कई साल पहले जेरी को काफी सारे पैसे और नाम भी मिला था। लेकिन एट द एंड जब ऑडियंस को ये चीजें पता चलना स्टार्ट हुआ तो वो बहुत ही गुस्सा हो गए। जेरी तो एक केस में भी फंस गया था जिसके बाद उसकी सारी जॉब चली गई। उसका नाम पूरी तरीके से बदनाम हो गया था। फिलहाल तो वो एक छोटी मोटी न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी में काम करता है अपना घर चलाने के लिए। इस समय जेरी एक बहुत ही पिछड़े गांव की तरफ जा रहा था कुछ न्यूज कवर करने के लिए। उसे बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज चाहिए थी जो लोग देखकर उसे बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन दे। यहाँ तक कि जो न्यूज होती भी नहीं थी जेरी उन्हें घुमा फिरा कर बताता था। अब उस गांव में पहुंचते ही जेरी एक किसान से मिलता है। किसान से पूछने पर पता चला कि इस गांव में ऐसा कुछ है जिससे सभी लोग डरते हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन है उन्हें भी नहीं पता। लेकिन जेरी को ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि सारी चीजें ट्रेंडिंग में चलने लगे। वहाँ पर जेरी की मुलाकात फादर हेगन से भी होती है। फादर हेगन उस पूरे गांव के कैथलिक चर्च वाले फादर थे जो कि वहाँ की देखरेख करते हैं। अब जेरी को इन चीजों में ज्यादा भरोसा नहीं होता था तो वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे कुछ मिल नहीं रहा था। तभी अचानक जेरी को एक पेड़ से कुछ आवाजें आती हैं। ये पेड़ तो फार्म के एकदम बीचों बीच बना होता है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि इसी पेड़ के ऊपर कई साल पहले उस लेडी को जलाया गया था। तब से इस जगह पर कोई भी नहीं जाता। लेकिन जेरी को इन चीजों के बारे में पता नहीं है तो वो धीरे धीरे वहाँ पहुंच जाता है। अब जेरी ने जब नोटिस किया तो उसके बीच में एक छेद होता है। वहाँ उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी जिसे वो जाकर उठा लेता है। पता चला कि उसे वहाँ पर वही डॉल मिली हुई है। जेरी ने जब उसके पीछे देखा तो एक डेट लिखा हुआ था। वो होता है 31 फरवरी 1845 का। जेरी थोड़ा सा चौंक गया क्योंकि फरवरी महीने में 31 दिन होते ही नहीं है। आखिर ये किस टाइप की डॉल बनाई गई है। वहाँ पर वो किसान भी आ गया जो कि उसके बारे में कुछ बताता है। किसान को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और वो कहने लगा कि ये बच्चों का खिलौना हो सकता है। लेकिन जेरी को तो कुछ ट्रेंडिंग बनाना था, इसीलिए वो उस डॉल को अपने पैरों से तोड़ देता है और ये न्यूज बनाता है कि इस किसान को अपने फार्म में एक एंशिएंट डॉल मिली है और इस एंशिएंट डॉल के इफेक्ट से उसके जानवर एकदम पागल हो रहे हैं, जबकि किसान के जानवर पहले से बीमार थे। इसी तरीके का यूज करके जेरी नई नई न्यूज बनाया करता था। अब उसे अपना कंटेंट मिल चुका होता है, लेकिन जरा भी उसे अंदाजा नहीं कि ये उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये एक गलती पूरे गांव को भारी पड़ने वाली थी। जेरी अब यहाँ पर अपना काम खत्म करके वापस जाने के लिए बढ़ने लगा। वो रात का समय था और अपनी गाड़ी वो बड़ी सावधानी से चला रहा था, पर तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। लड़की को बचाने के चक्कर में जेरी अपनी कार दूसरी तरफ कर लेता है और आगे चलकर उसका एक्सीडेंट हो गया था। जेरी बेचारा एकदम से घायल हुआ बाहर निकलता है और उस लेडी को फॉलो करता है। वो लेडी तो बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाते हुए उसी पेड़ के पास पहुंच गई। यहाँ तक कि वो जेरी को धन्यवाद भी करती है कि उसने मुझे आजाद कर दिया। जेरी ये सब देख रहा था और अचानक वो लेडी वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। अब इंसानियत के नाते जेरी उस लड़की को उठाता है और उसके घर पर लेकर जाता है। गाँव वालों ने बताया कि फादर हेगन इसके अंकल है। घर पर लेके आके थोड़ा आराम करने के बाद पता चला कि उस लड़की का नाम एलिस था। कुछ ही देर में फादर हेगन की फैमिली डॉक्टर नेटेली आ जाती है। नेटेली तो एलिस से साइन लैंग्वेज में बात करने लगी थी कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि एलिस कुछ बोल नहीं सकती थी। अब यहाँ जेरी थोड़ा शॉक में था क्योंकि उसने रात को ही एलिस को देखा है फार्म फील्ड में बात करते हुए। अब एलिस को मेडिसिन दे दी जाती है और आराम करने के लिए नेटेली सब कुछ बता देती है। जेरी को धन्यवाद किया गया और डॉक्टर नेटेली जेरी को एक मोटेल की तरफ लेकर जाने लगी रात गुजारने के लिए। इनफैक्ट नेटेली जेरी को धमकी देने लगी कि मुझे पता है कि तुम कितनी फेक न्यूज क्रिएट करते हो और अगर इस बारे में मैंने पुलिस को बता दिया तो तुम गिरफ्तार हो जाओगे, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम हमसे दूर रहो। जेरी की पहली हिटर तो उसे गांव में ही मिल गई। इससे ज्यादा उसे क्या ही चाहिए। जेरी अब सीधा वहां से चला गया अपनी रात गुजारने के लिए। पर शायद जेरी की आने वाली रातें बहुत ही खतरनाक होने वाली है।
सुबह होने पर जेरी एक बार एलिस से मिलने के लिए चर्च में चला गया था क्योंकि वहाँ प्रेयर चालू थी। सारे गांव के लोग बैठकर अपने अपने प्रेयर कर रहे थे। अब एलिस यहाँ जब मदर मैरी के स्टैचू के पास में जाती है तो वो एकदम से कंफ्यूज हो गई थी। उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी और एकदम अजीब सा वो बिहेव करती है। अचानक पूरे चर्च के अंदर कुछ तो ऐसा माहौल छा गया था जिससे वहाँ मौजूद हर एक लड़कियां एलिस के पीछे जाने लगी। एलिस भी एकदम मदहोश होकर सीधा फार्म वाली फील्ड में आ जाती है जहाँ पर वो हॉली पेड़ मौजूद था। सभी लोग उसके पीछे आ रहे थे। अब एलिस जब उस पेड़ के पास देखती है तो उसे कोई तो फिगर दिखाई दिया। ये फिगर ग्लो कर रहा था जैसे कि कोई आत्मा। उस जगह पर एलिस के मॉम एंड डैड, फादर हीगन, जेरी और नेटली भी आ चुके थे। पहली बार सभी के सामने एलिस ने बातचीत की। अब ये बात पता होती है कि एलिस बोल नहीं सकती, फिर आखिरकार ये अनजान चीजें कैसी हो गई। एलिस ने बताया कि मेरे सामने मदर मैरी है और वो मुझे गाइड कर रही हैं कि सभी का भला होना चाहिए। लेकिन जेरी ने तो पहले ही नोटिस कर लिया था कि डेफ होने के बावजूद भी एलिस इस तरीके से पहले भी बोली थी। वहाँ पर गॉड और मदर मैरी को बहुत ज्यादा मानते थे, तो अब सभी यही सोचने लगी कि एलिस के अंदर मदर मैरी का रूप आ चुका है। सभी एक तरीके से उसे पूजने लगे और अच्छी खासी प्रे करने लगे। नेटली जो उनकी फैमिली डॉक्टर थी वो काफी चौंक गई। उसने एलिस के टेस्टिंग भी की पर सारे रिजल्ट नॉर्मल आते हैं। एलिस को ना तो गुस्सा आ रहा था और ना ही उसके बॉडी में कोई और प्रेजेंस होती है। अब यहाँ जेरी चाहता था कि इस न्यूज को वो कवर करे। उसने तुरंत ही अपनी प्रीवियस कंपनी के एक एम्प्लॉय को कॉल किया और उसे न्यूज के बारे में बताया। लेकिन ऑब्वियस बात थी कि वो एम्प्लॉय अब यहाँ जेरी के ऊपर भरोसा नहीं करती। उसने पहले भी ऐसे ही फेक न्यूज बताकर कंपनी का नुकसान किया था, तो इसीलिए अब उसके साथ कोई काम ही नहीं करना चाहता। अब यहाँ धीरे धीरे उस गांव के बारे में सभी को पता चलने लगता है कि एलिस जो डेफ हुआ करती थी वो अचानक मदर मैरी के आशीर्वाद से बोलने लगी। सभी को यही लग रहा था कि उसमें मदर मैरी है तो वो दूसरों की मदद जरूर करेगी। अलग अलग जगहों से वहाँ पर डिसेबल्ड बच्चों को लाया गया ताकि वो एलिस से बातचीत कर सके। एलिस को बीचों बीच बिठा दिया जाता है और उसके सामने एक डिसेबल्ड लड़का आता है जिसके पैर बहुत ही ज्यादा फ्रैक्चर हो चुके थे। एलिस तो सिंपली इतना कहती है कि मदर मैरी पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो बच्चा जिसका पैर फ्रैक्चर हुआ था वो चलने का ट्राई करता है और लिटरली उसका पैर भी ठीक हो गया। ये एक चमत्कार की तरह था जो सभी लोग अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और अब तो सबको यही लगने लगा कि एलिस के अंदर मदर मैरी आ चुकी है। इन चीजों को देखने के बाद जेरी डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो वो इस न्यूज को कवर करेगा और सभी के सामने लाएगा। अब जेरी यहाँ रात को सोते हुए एक सपना देखता है। वो सपने में एक बहुत ही पुराने घर के सामने एक झील को देख रहा था जिसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक परछाई होती है जो उस पर हमला करने आ रही थी। जेरी बचने का ट्राई करता है पर वो उसे पकड़ लेती है। अब जेरी जब उठ रहा था तो उसकी सीलिंग पर कुछ तो अजीब से डॉट्स दिखाई देते हैं। ये बहुत ज्यादा काले थे जिसे जेरी ने इग्नोर कर दिया। वो तो अब वहाँ से अपनी और न्यूज कवर करने के लिए चला जाता। अब हमें गेल नाम के एक फादर दिखाए जाते हैं जो अभी अभी दूर से वहाँ पर आए हैं। वो तो अब एक स्पीच कंडक्ट करते हुए बता रहे थे कि इस जैसे और भी सारे मदर मैरी के होने के चांसेस मिले हैं, पर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या ये सच में मदर मैरी है जो लोगों के थ्रू हमसे बात करने की कोशिश कर रही है या फिर कुछ और जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं। तो इसीलिए चर्च पहले इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन करती थी कि ये सच है कि नहीं। अब फादर गेल अपने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मॉल को बुलाते हैं जो कि इस केस की आगे की जांच पड़ताल करेंगे। मॉल ने भी अब उन्हें स्टेजेस के बारे में बताया कि कैसे मदर मैरी के होने का सारी चीजें कंफर्म की जाती थी। फादर मॉल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उन्होंने कई सारे केसेस ऐसे भी देखे होते हैं जो झूठ थे, सिर्फ उसे ट्रेंडिंग न्यूज बनाने के लिए ऐसी चीजें क्रिएट की जाती थी। यानी ये बात अब साफ थी कि फादर मॉल अच्छी तरीके से एलिस का इंटरव्यू लेंगे और ये कंफर्म करेंगे कि सच में उसमें मदर मैरी आई है। फादर हीगन काफी ज्यादा सोच में पड़ गए थे क्योंकि वो एलिस के अंकल होते हैं और एलिस की जिम्मेदारी उसके अंडर थी। फादर हीगन जब उस जगह से जाते हैं तभी उन्हें वो डॉल दिखाई दी। ये वही डॉल थी जिसे कि जेरी ने तोड़कर फेंक दिया था। वो उस पेड़ के पास ही जाते हैं और उसे वहीं रख देते हैं, पर अचानक अब हमें एक काला स्पिरिट दिखाई दी जो कि उस पेड़ से निकल रही थी और देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो फादर हीगन पर हमला करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। फादर हीगन वहाँ से अब चले जाते हैं जिससे वो स्पिरिट भी गायब हो गई। हमें तो फादर जेल और मॉल दिखाए गए जो कि जेरी के साथ बैठे हुए थे। यानी इस पूरी चीजों की डॉक्यूमेंट्री का काम जेरी को दिया गया था। जेरी की असली करतूतों के बारे में तो फादर को भी पता होता है, लेकिन स्टिल उसे यह मौका दिया जा रहा था। एलिस को भी इस इंटरव्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए वो सब मिलकर अच्छे खासी तरीके से इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं। अब ये इंटरव्यू एक दिन में तो खत्म नहीं होने वाला, इसीलिए इसे अलग अलग दिनों पर शिफ्ट किया गया। अब रात के समय जब जेरी यहाँ फादर हिगन के पास आता है तो वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि एलिस को कुछ भी हो, और वो थोड़ा सा डर रहे थे कि अगर कहीं न कहीं इसमें मदर
मदर मैरी का हाथ नहीं हुआ तो एलिस खतरे में पड़ सकती है शैतानी शक्तियों के। फादर हेगन को भी पता था कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई तो आती ही है, तो हो सकता है कि ये मदर मैरी के रूप में कोई और हो जो एलिस को आगे जाकर टॉर्चर करने वाला है। लेकिन ये चीजें तो हमें थोड़ी देर में पता चली जाएंगी। फादर गैल और फादर मॉल लगातार एलिस का इंटरव्यू लेते जा रहे थे और उसके बारे में जानते हैं। एलिस तो यही कहती है कि हमें मदर मैरी के अंदर विश्वास रखना चाहिए, हमारे लिए वो सब कुछ है और वो सारी चीजें ठीक कर देंगी। एलिस जो इतने समय तक कुछ बोल नहीं पाती थी वो लिटरली अब गाना गा रही होती है। अचानक अब उस जगह पर मौजूद फादर हेगन को हार्ट अटैक आने लगा। वो बहुत ही तेजी से नीचे गिर जाते हैं और उन्हें सांस भी नहीं आ रही थी। यहाँ पर हमें पता चला कि फादर हेगन को कैंसर था और उनके पास कुछ ही समय बचे हुए थे जिसमें वो जिंदा रह पाए। एलिस तुरंत ही अपने अंकल के पास आती है और उनके हार्ट के ऊपर हाथ रख देती है। उन्होंने कहा कि मदर मैरी सब कुछ ठीक कर देंगी। अगले ही मोमेंट में फादर हेगन एकदम से ठीक हो गए। उनका दर्द चला गया और ऐसा लग रहा था कि कैंसर ही खत्म हो गया है। यानी कि सच में मदर मैरी काम करती हैं और इस तरीके से लोगों को ठीक करती हैं। पर अचानक फादर हेगन एलिस के पीछे एक डार्क फिगर देखते हैं। ये फिगर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और इससे फादर हेगन को इतना तो समझ गया कि ये कोई मदर मैरी का कमाल नहीं है, बल्कि ये खतरनाक शैतान उसे मैनिपुलेट कर रहा है। बट यहाँ फादर गैल और फादर मॉल को जो चाहिए था उन्हें वो मिल गया, यानी उनकी वो सारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं, जिससे ये प्रूफ होगा कि सच में मदर मैरी मौजूद है। अब इन्हीं चीजों की वजह से चर्च के अंदर एलिस का नाम उन लोगों में ऐड कर दिया जाता है जिन पर मदर मैरी की कृपा होती है। वो पूरा गांव अब फेमस हो चुका था, जिनको अब उनमें से एक बना दिया गया कि सभी यहाँ आकर अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। रातों रात वो गांव एकदम ट्रेंडिंग पर चल रहा होता है। एलिस की रिकॉग्निशन बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी और अब तो यहाँ जेरी, जिसने इस पूरे न्यूज को कवर किया था, उसे अपनी प्रीवियस कंपनी से भी जॉब ऑफर आ जाती है। जेरी साफ कहता है कि मुझे अपनी पोजीशन वापस चाहिए जिस पोजीशन पर वो पहले था। एक तरीके से देखा जाए तो सब ठीक हो रहा होता है। जेरी को अपनी जॉब मिल गई, गांव वाले काफी ज्यादा फेमस हो गए और आगे चलकर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ती जाएगी। पर फादर हेगन के अलावा किसी को अंदाजा नहीं था उस खतरे का जो सभी के ऊपर मंडरा रहा है। जेरी तो अब यहाँ डॉक्टर नेटली के साथ एक डेट पर आता है। वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ तो बातें कर रहे थे। अब जेरी तुरंत ही उसे अपनी पहली वाली कहानी के बारे में सुनाया कि उसे एक फार्म फील्ड के अंदर एक डॉल मिली थी। ये डॉल अजीब होती है, लेकिन उसने सुना है कि किसान उसे गुड लक के लिए डालते हैं। अब नेटली को जितना पता था वो बताती है कि भले ही किसान इसे अपने फार्म फील्ड में गुड लक के लिए डालते हैं, लेकिन इसका एक और यूज होता था बुरी आत्माओं को कैद करने के लिए। पिछले जमाने में जो बहुत ज्यादा बुरी आत्माएं होती हैं, उन सभी को इन्हीं डॉल के अंदर बंद करके एक डेट लिखी जाती थी। वो एक ऐसी अनप्रेडिक्टेबल डेट होती है जिसे देखकर ये समझ जाएं कि वो एक कर्ज है। अब ये बातें सुनने पर तो जेरी एकदम चौंक गया, क्योंकि उसने एक फेक न्यूज बनाने के चक्कर में वो डॉल ही तोड़ दी थी और उसके ऊपर भी कुछ ऐसे ही डेट लिखी होती है। फिलहाल जेरी नेटली को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो दोनों वहाँ से कहीं वॉक करने के लिए चल पड़ते हैं। ट्रेवल करते हुए वो गांव से थोड़ा दूरी पर आ चुके थे, पर अब जेरी चौंक गया क्योंकि उसकी नजर गई वही एरिया के ऊपर जो उसने अपने सपने में देखा था, यानी वो पुराना घर और बहती हुई एक नदी। ये पहले चर्च की हुआ करती थी, लेकिन बाद में यहाँ पर आना जाना एकदम से बंद कर दिया गया। जेरी के दिमाग में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस चल रहे थे और वो उस नदी के पानी में देखता है। उसे तो थोड़ी थोड़ी वही काली परछाई दिखाई देती है जो सपने में मिली थी। यही चीजें उसे डरा रही होती। हमें अब फादर हेगन दिखाए गए जो चर्च में जाकर एक बुक को पढ़ते हैं। ये बुक 18th सेंचुरी के एक प्रीस्ट की थी जिसमें कई सारी बातें लिखी होती हैं। और अब काफी देर तक पढ़ने के बाद फादर हेगन को बहुत सारी बातें पता चली उस शैतान के बारे में, यहाँ तक कि वो डॉल जो टूट चुकी थी और जिस पेड़ के नीचे उसे रखा गया था। फादर हेगन के ये समझने के बाद उन्हें बहुत ही अजीब तरीके के विजन्स भी आते थे। वो खतरनाक परछाई उन्हें हर जगह दिखाई देती थी, यानी ये साफ है कि वो परछाई अब फादर हेगन के पीछे है। अगले दिन पता चला कि उसी आत्मा ने फादर हेगन को ही चर्च में मार दिया है। ये बातें जैसे ही सभी को पता चली तो सभी चौंक गए, लेकिन फादर गैल इन चीजों को दबाना चाहते थे क्योंकि इससे उनके चर्च का नाम खराब होगा। उन्होंने ऐसा प्रिटेंड कराया कि फादर हेगन ने सुसाइड किया है और उनका कैंसर फिर से बढ़ गया था, तो वो सह नहीं पाए। फादर गैल गैरी के साथ मिलकर इस पूरी न्यूज को एकदम दबा देते हैं, जिससे कोई भी इन चीजों के बारे में जान ही नहीं पाए। एलिस को भी अब अपने अंकल के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा था। जेरी तो अब एलिस की इन सारे एक्सप्रेशंस को रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन उसे अब कहीं न कहीं शक होने लगा। जेरी तो एलिस को ये बताने लगता है कि जो तुम मैरी के बारे में बोल रही हो वो कुछ और भी हो सकता है। इस मोमेंट के बाद एलिस के अंदर चेंजेस आने लगे। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई प्रोसेस कर रहा है और उसकी आवाज भी चेंज हो रही है। एलिस का मानना था कि हमें मैरी के ऊपर बिना कोई शक किए विश्वास करना चाहिए। जेरी को कुछ अजीब लगता है, इसीलिए उसने ये इंटरव्यू बंद कर दिया। अब वो आराम करने के लिए कहकर अपनी रिकॉर्डिंग लेके अपने कमरे में चला जाता है। उस रिकॉर्डिंग को बार
बार देखने पर आखिरकार उसे वो परछाई दिख गई, यानी वही काली परछाई जो कि उसके सपने में आई थी। तुरंत ही जेरी का लैपटॉप एकदम बंद पड़ जाता है और उसे विजन आते हैं उसी खतरनाक स्पिरिट के। जेरी बहुत ज्यादा डर गया और सीधा चला जाता है नेटली के पास। उसने नेटली को ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी थी। वो दोनों वहाँ से सीधा ट्रेवल करते हुए फादर हिगन के घर पर जाते हैं। उन दोनों को वहाँ पर वही डायरी मिल गई जो कि इससे पहले फादर हिगन ने पढ़ा था। उसमें उस स्पिरिट के बारे में सारी चीजें लिखी होती है। पढ़ने के बाद ये पता चला कि 18th सेंचुरी में एक मैरी नाम की लेडी रहा करती थी। वो मैरी कोई नॉर्मल लेडी नहीं होती, उसने डेविल के साथ सौदा किया था कई सारी आत्माओं का। मैरी ने कई लोगों को मारा होता है और उनकी आत्मा को डेविल को सौंप देती, जिससे कि मैरी को अनलिमिटेड लाइफ का वरदान मिलता। लेकिन ये बातें उस समय के कुछ फादर और प्रीस्ट को पता चल गई थी, इसीलिए उन्होंने डॉल का यूज किया उसकी आत्मा को कैद करने के लिए। ये वही मोमेंट होता है जो कि कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था और मैरी नाम की उसी कर्स लेडी को पेड़ के ऊपर जिंदा जला दिया गया। आज जो खतरनाक आत्मा घूम रही है और प्रोसेस कर रही है एलिस को, वो मदर मैरी नहीं बल्कि वो कर्स मैरी है। ये बातें पता चलने पर अचानक उनके ऊपर भी वो ब्लैक स्पिरिट ने हमला कर दिया था। जेरी और नेटली तुरंत ही अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकलते हैं। जेरी अब कॉल करता है अपनी एम्प्लॉय के पास और बताता है कि हमें ये न्यूज पब्लिश नहीं करनी है, लेकिन न्यूज कंपनी को ये न्यूज काफी अच्छी लग रही थी और वो पब्लिश करने से खुद को रोक नहीं पाते। जेरी उस पूरे बुक को लेकर सीधा पहुंच जाता है फादर जेल के पास। उसने बताया कि कैसे ये कोई मदर मैरी नहीं बल्कि ये कर्स मैरी है और हमें एलिस की मदद करते हुए उस स्पिरिट को खत्म करना चाहिए। पर फादर जेल एकदम हंसने लगे थे क्योंकि उन्हें ये सारी बातें पहले से ही पता थी। उनका मेन इंटेंशन था कि इस चर्च को किसी भी तरीके से वर्ल्ड वाइड फेमस बनाना। इससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा और दुनिया भर के लोग यहाँ विजिट करेंगे। एक तरीके से ये पूरी पॉलिटिक्स थी जिसमें कई लोगों की जानें खतरे में डाल दी जाती हैं। फादर मॉल भी इन चीजों को देखकर शॉक थे। जेरी तो धमकी देने लगा कि मैं ये चीजें सभी को बता दूंगा, पर फादर जेल के सामने उसकी कुछ नहीं चलने वाली थी। एक तो पहले से ही जेरी का नाम बदनाम है और उसकी बातों पर कोई भरोसा भी नहीं करेगा। अब जेरी अपने कमरे में आकर उसी बुक को ध्यान से पढ़ता है। उसमें उसे एक इम्पोर्टेंट बात पता चली कि मैरी के एक बच्चे हुआ करते थे और उसने डेविल से ये भी मांगा था कि वो आगे चलकर सिर्फ अपनी ही ब्लड लाइन वालों को प्रोसेस करेगी। तो हो सकता है कि एलिस जो पूरी तरीके से प्रोसेस हो चुकी है वो मैरी के वंशज में से बिलोंग करती थी। ये एक इम्पोर्टेंट बातें सीधा जेरी नेटली को बता देता है। जेरी जब ये चीजें बात कर रहा था तभी हमें वो ब्लैक फिगर दिखाई गई, यानी वो खतरनाक स्पिरिट जो उस पर हमला करने आ गई। पर अच्छी बात होती है कि वहाँ फादर मॉल भी आ चुके थे। उन्होंने अपने क्रॉस की मदद से स्पिरिट को वहाँ से भगा दिया। फादर मॉल ने भी उस स्पिरिट को अपनी आंखों से देखा होता है, तो वो जेरी का साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। यानी अब उन्हें किसी भी तरीके से उस खतरनाक स्पिरिट को वापस से डॉल में कैद करना ही होगा। अब हमें यहाँ एलिस दिखाई गई जो चर्च के अंदर सारे लोगों को बिठाकर कुछ चीजें बता रही थी। उस जगह पर तो विजिटर्स की भीड़ लगी होती है क्योंकि वो एलिस पर भरोसा करते थे। एलिस पूरी तरीके से उस खतरनाक स्पिरिट के कंट्रोल में थी और जैसा वो कहती वो वैसा ही करती। हमें तो अब फादर मॉल दिखाए गए जो कि कुछ रिचुअल कर रहे थे उस आत्मा को पकड़ने के लिए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये आत्मा कितनी ताकतवर है। उसने जब रिचुअल स्टार्ट किया तो एक जगह पर आग लग जाती है। वो पूरा क्रॉस अब फादर मॉल के ऊपर ही गिर गया था जो कि उस आत्मा ने किया होता है। उसी मोमेंट पर फादर मॉल की मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ जेरी और नेटली एकदम से परेशान थे क्योंकि ये समय के साथ साथ स्पिरिट और ज्यादा ताकतवर हो गई है। उसे हराना बहुत मुश्किल है, पर ये उन्हें करना ही होगा क्योंकि इससे एलिस की जान खतरे में हो सकती है। पर जेरी इस तरीके से हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकता था। उसने नेटली के साथ एक प्लान बनाया। उन्हें पता होता है कि उस स्पिरिट की सबसे बड़ी ताकत लोगों में उसका विश्वास है। अगर हम लोगों के प्रति उसका विश्वास खत्म कर दें तो उसकी ताकत अपने आप ही कम हो जाएंगी। इसीलिए अब जेरी और नेटली सीधा पहुंच जाते हैं उसी चर्च के अंदर। वहां पहुंचते ही सबसे पहले नेटली साइन लैंग्वेज में एलिस से बात करती है और उसे बताती है कि तुम जिसे मान रही हो वो एक खतरनाक शैतान है, इसीलिए तुम अपने दिमाग की सुनो और वैसा ही करो। यहाँ जेरी तो अब सबको बताने में लग गया था कि किस तरीके से एलिस ने जो भी चीजें कही है वो गलत है। यानी सभी मानते थे कि जो भी एलिस कहती है वो एक तरीके से मदर मैरी ने कहा है और वो चीजें सच ही हो जाती। पर जेरी सबको यही विश्वास दिलाता है कि ये सब झूठ है। वो बच्चा जिसका पैर टूटा हुआ था वो अपने आप ही ठीक हुआ होता है और जिस तरीके से एलिस की आवाज वापस आ गई ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। और जेरी का नाम तो पहले से ही बदनाम था फेक न्यूज के लिए, तो सभी इसके ऊपर भरोसा करने लगे कि जेरी इस बार भी झूठ बोल रहा है। धीरे धीरे सभी लोग उसके ऊपर विश्वास करना बंद कर देते हैं, यानी उन्हें एलिस के ऊपर अब 1% भी भरोसा नहीं रह गया था। यही तो जेरी और नेटली का प्लान होता है, उस खतरनाक आत्मा से विश्वास पूरी तरीके से खत्म करना। कहीं न कहीं उस काली आत्मा ने भी ये सेंस कर लिया था क्योंकि उसकी पावर भी कम होने लगी होती है। अब तो एलिस भी इन चीजों को समझ गई थी, तो वो तुरंत ही जेरी और नेटली के पास चली जाती है और उसे ये फॉलो नहीं करना।
अचानक उस पेड़ के अंदर से वही ब्लैक स्पिरिट निकल जाती है। स्पिरिट अब तुरंत ही चर्च में आकर सभी को मारने लगी। हर एक इंसान जो समझ कर आया था कि मदर मैरी सब ठीक कर देगी, वो इस खतरनाक स्पिरिट को देखकर भागने लगे। सबसे पहले वो स्पिरिट जाकर फादर जेल को खत्म कर देती है, क्योंकि वो सबसे धोखेबाज आदमी था। उसकी सोल बहुत ही ज्यादा डार्क होती है, जिससे कि स्पिरिट काफी ताकतवर हो जाएगी। वो खतरनाक आत्मा तो अब सीधा हमला करने चली आती है जेरी के ऊपर, लेकिन अच्छा हुआ कि एलिस उसके बीच में आ गई और स्पिरिट का हाथ सीधा एलिस के ऊपर चला जाता है। स्पिरिट पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी एलिस को टच करने के बाद। हो सकता है कि ब्लड लाइन मैच होने के कारण वो एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, और अब तो एलिस भी बिल्कुल सोचना बंद कर दे रही थी कि ये कोई मदर मैरी हो सकती है। स्पिरिट बहुत ही ज्यादा कमजोर होकर उसकी पूरी बॉडी खत्म होने लगी, लेकिन उसके मरने के बाद एलिस भी जिंदा नहीं बचती। जेरी के हाथों में एलिस की डेड बॉडी होती है और जेरी पहली बार गॉड से प्रे करता है कि एलिस को वापस लौटा दो। इस बच्ची ने मेरी जान बचाई है और शुरुआत से इसकी कोई गलती नहीं थी। अगले ही मोमेंट में एलिस की लाइफ वापस आ जाती है। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, पर एलिस की आवाज अभी भी गायब थी, यानी वो पहले जैसी हो गई। वो सभी बाहर आ जाते हैं और सुबह होने पर फादर हेगन का फ्यूनरल करते हैं। उन्हें लग रहा था कि सारी चीजें ठीक हो गई, पर हमें चर्च के अंदर मदर मैरी की आंखों से खून निकलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि ये संकेत है कोई और बुरी चीज के आने का। हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।